बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ जो लंदन में सलूक हुआ है, इस हवाले से बात करेंगे। उनके ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ क्या इक़दाम होंगे। इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी गुफ्तगू की है। उनको भी जो है आर्टिकल 8 के हवाले से जो बातचीत की गई है उसको भी शामिल बहस करेंगे। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा ने भी गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी 26वीं आईनी तरमीम को लेकर बात की है और शेर अफजल मरवत ने भी गुफ्तगू की है आइंदा के लाएअमल के हवाले से, तो इसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा है और उसके हवाले से गुफ्तगू भी की है, तो इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ हम ये बात करेंगे कि लाहौर में इस वक्त जो स्मॉग की सूरत हाल है उसके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं और पहले जो मंसूबा शुरू किया जा रहा था उसका क्या हुआ। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं फर्रुख शहबाज बड़ाइच, मोहम्मद नौशाद अली, जावेद हुसैन और फैसल रहमान। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा और सबसे पहले फर्रुख शहबाज साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं वहां पे जो सूरत हाल साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से हुई, जाहिर है ये अमल काबिल मुज़म्मत है, मगर आप क्या कहते हैं क्या वजह है कि काजी साहब को इतना तंग होना पड़ा कि उनको वहां से मुंह छुपा कर निकलना पड़ा? काजी फ़ायज़ ईसा के मामले पे गालिबन आप बात कर रहे हैं। जी जी। काजी फ़ायज़ ईसा देखें, जो मैंने मनाजर देखे हैं, जो आप सबके सामने वीडियोस आई हैं वो बड़ी क्लियर हैं और लोग देखें कि किस तरह से मैं तो इसे नहीं कहूँगा बिल्कुल कि जो जज हैं आप उसके 100% फैसलों पे मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल किसी को भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो रवैया इख्तियार किया गया उस साइड पे जो लोगों को हमने देखा तो उनकी गाड़ी रोक रहे हैं, उसके ऊपर मुक्के मार रहे हैं और ये जो रवैया है शायद ये पहले भी हम देख चुके हैं और ख़ास तौर पे इस पे मैं रंजीदा इसलिए हूँ कि ये रवैया पाकिस्तान के अंदर भी ये बुरा है, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, हम क्या पसंद करते हैं, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। डेफिनेटली वहाँ पर रहने वाले लोगों ने देखा होगा कि हमने अपने मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मुझे महमूद भट्टी साहब एक फैशन डिज़ाइनर हैं, उन्होंने जस्टिस साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वो उनके हॉस्पिटल गए, उन्होंने उनको उनके बारे में कुछ बातें की और उसके बाद उनकी बीवी की उनके साथ डाइवोर्स हो गई। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो फ्रेंच हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का अगर सबसे बड़ा जज आपके बारे में कोई रिमार्क्स पास कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ तो इसमें होगा, यानी वो इतना मोतबर शख्स होता है। तो मैं सच्ची बात तो ये है कि जो रवैया देखा है मैंने लोगों का और देखा है कि लोग किस तरह से रिएक्ट किया, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात पे। और अगर हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है तो बिल्कुल ये एक मुनासिब कार्रवाई है, ये उसी तरह की कार्रवाई है चाहे आप सऊदी अरब में ये काम करें, चाहे आप मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में करें, कहीं पे भी करें। अगर आप पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए कि उसके बाद आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। ये बिल्कुल सही, नामुनासिब रवैया था जो इख्तियार किया गया। ठीक है। आप समझते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के हवाले से नौशाद अली साहब, अब ज़ाहिर है ये कहा गया कि यहाँ पाकिस्तान में FIR कार्ड का उनके शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट जो है वो मनसूख किए जाएंगे। क्या वजह है कि ये कार्रवाई वहाँ लंदन में नहीं हो पाई? क्या वहाँ पर मुमकिन नहीं है या उनकी वहाँ पे गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है या कुछ दीगर टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी कोई टेक्निकल वजह वहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड को केस दिया जा रहा है, ये वहाँ के एम्बेसडर ने कब बता दिया है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, फर्रुख शहबाज बड़ाइच साहब ने बड़ी जिसे कह लेना शुगर कोटेड गुफ्तगू की है, अगरचे के ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इनके इनके मामले पर शुगर कोटेड गुफ्तगू की जाए, क्योंकि ये एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा ऐसा मामला नहीं हुआ। ये मुसलसल जो ये लोग हैं, और ये कुछ जो 4-5 लोगों का ग्रुप है, पता नहीं पेड है या नहीं है, लेकिन ये चंद लोगों का एक जुत्था सा है, चंद 2-3 खवातीन हैं और 1-2 लड़के हैं जो मुसलसल पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं। आप देखिए कि वहां पर एक साहब खड़े थे, वो अपने आप को दावा कर रहे थे जी मैं बैरिस्टर, मैं बार एट लॉ हूं, और कह ये रहे थे, लोगों को ये बता रहे थे कि जी यहाँ से ये जिस जिस इदारे से काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने तालीम हासिल की है, यहीं से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया है, और उनका नाम वो बता रहे थे डॉक्टर समथिंग।
पता नहीं कौन से खान जो हैं, अब सारी दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये बात पढ़ाई जाती है, पता है कि जो पाकिस्तान का नाम जो है वो चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था, और वो भी कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे। ये जिस इदारे की बात कर रहे हैं काजी फाइज साहब, वहाँ से आपके जो बानी पाकिस्तान है मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, दुराब पटेल, ये जो हमारे जस्टिस साहब थे, महात्मा गांधी साहब, जवाहरलाल नेहरू, और इस तरह के ये मार्गरेट थेचर और टोनी ब्लेयर, ये सारे लोग के पड़े हुए हैं। ये एक मामला है। अब वो शख्स गुफ्तगू कर रहा है और ऐसे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जिनको शायद अलिफ बे भी नहीं आती अभी चीजों की। मेरे लिए ये दुख का, अफसोस का मुकाम है, और बदकिस्मती ये है कि इसके पीछे कौन है, इसका जिम्मेदार एक्चुअली कौन है। इसका जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है, जिन्होंने ये बुनियाद डाली थी कि वो ओए तो किया करते थे। वो लोगों को ये सबक देने की कोशिश करते थे कि अगर तुम मुझसे मेरे खिलाफ होगे तो तुम्हारे रिश्ते नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। ये वो सारा दर्स है जो आज दिया हुआ दुनिया के कोने कोने में, हमें कभी सऊदी अरब में नजर आता है, हमें लंदन में तो तवातर से नजर आता है। मेरी एक बात सुनिए, आपने कहा कि जी मुंह छुपाए फिरे। मुझे एक बात बताइए, फर्ज कीजिए मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूं, मुझे अगर अभी फर्ज कीजिए मैं रास्ते से गुजरते हुए, गली से गुजरते हुए अगर आवारा कुत्ते मुझ पर पल पड़े, तो मैं क्या अपना दिफा नहीं करूंगा? क्या आप किसी की खिड़की पे, आप भी किसी गाड़ी में जा रहे हैं और 4-5 लोग, 8 लोग, 10 लोग आपकी तरफ बढ़े और आपकी खिड़की को मारना शुरू करें, तो क्या आप अपना सर नीचे की तरफ नहीं करेंगे? क्या आप उस हमले से बचने की कोशिश नहीं करेंगे? और फिर उन लोगों की तरबियत, उन लोगों का लेवल, उन लोगों की समझ, अकल बूझ का आलम यह है कि वो उसके बाद खुशियां मनाते हुए भी आपको नजर आएंगे। वो ये कहते नजर आएंगे कि जी पाकिस्तान का साबिक चीफ जस्टिस मुझसे देख के डर गया, मुझे देख के डर गया, हमसे डर गया। एक खातून कहती भी पाई गई कि अगर वो उसने कुछ गलत नहीं किया था तो मुंह क्यों छुपा रहा था? मुझे समझाएं कि अगर किसी की तरफ आप हमलावर हों, उसकी गाड़ी पर आप मुक्के मार रहे हो, उसके शीशे पे आप जो है वो थप्पड़ या की कोशिश करें, तो क्या वो शख्स अपना चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या वो अपने डिफेंस की कोशिश नहीं करेगा? आप सोचिए कि फर्ज कीजिए, अभी तो कुछ इतलाएं ऐसी भी आ रही हैं, वो हमारे लंदन के एक सहाफी दोस्त हैं, वो उन्होंने तो अपने ट्विटर अकाउंट से ये तक कह दिया है कि ये बाकायदा उनको दुध का प्लान था। अगर ड्राइवर वहां से गाड़ी ना भगाता, काजी फाइज साहब का ड्राइवर वहां गाड़ी रोक देता, तो इनकी कोशिश होती कि उनको निकाल कर उनकी तजलील की जाए, उनके साथ जो है ना वो कोई तशद्दुद उन किया जाए। अब ये जो मामला है, आप मुझे समझाइए कि इस मामले को आप कितना बढ़ाएंगे और इसका नतीजा निकलेगा। क्या बड़ी होगा? सिंपल बिल्कुल सी ठीक है। बात है। पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, चंद लोगों की वजह से हो रही है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सऊदी अरब ने की थी। और मैं आपको यह भी बता दूं, इमरान खान साहब भी इसके जिम्मेदार हैं, जुल्फी बुखारी जी। साहब भी जिम्मेदार हैं, मिशवानी साहब भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जुल्फी बुखारी उस जगह पे मौजूद थे। और जुल्फी बुखारी साहब ही वो शख्स हैं जो अमेरिका के अंदर लॉबिंग कर रहे हैं, और कांग्रेसमैन जो 62 कांग्रेसमैन ने ये खत लिख दिया, और फिर उनके बाद आपने देखा कि हमारे टीवी चैनल्स पे क्या खबर चली कि उन 62 जो कांग्रेसमैन हैं उनका ताल्लुक किस किस जगहों से है, कि 50 उसमें से हम जिन्स परस्त हैं जी, 30 जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं जी, 21 जो है वो भारत नवाज हैं, और उसमें से 11 जो भी हैं वो जो है वो यहूदी लॉबी से ताल्लुक रखते हैं और कट्टर यहूदी हैं। और ये और वो बात ये है जो हमें बात समझनी है कि अगर हम दुनिया के सामने अपने मुंह पर थप्पड़ मार अपना मुंह ठीक लाल है। करेंगे तो नुकसान अपना करेंगे। हमें इस अपना इमेज रवैये को खराब किया खत्म जा करना रहा है। पड़ेगा, और अब ठीक वक्त है आ निशाद गया है कि इस पे जी जी सख्त इकदाम करके इस रवैये को खत्म किया जाए, क्योंकि बातों से बात बन नहीं रही। बन नहीं रही। अच्छा, अब जावेद हुसैन साहब आप क्या समझते हैं? एक तो जाहिर है ये मामला है, इस पर भी आप यकीनन कमेंट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जरा आगे भी बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रज़ा बिरला के जो रिमार्क्स है आर्टिकल 8 को लेकर, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि रियासत जो है वो ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती कि किसी के हवाले से जो है वो बुनियादी हुकूक, इंसानी बुनियादी हुकूक को महदूद या ख़त्म किया जाए, और ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ये काम करे। अब आप क्या समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? इसके साथ साथ मालूमात की फराहमी के अलावा जो बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है, आपके नज़दीक उसके लिए क्या अलग पिटीशन दायर करनी होगी? देखिए, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ तो जो हैं वो आइन में अब दर्ज कर दिए गए, और आर्टिकल 8 जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर मौजूद है, जिसमें कोशिश ये की जा रही थी। अभी जो पहला मुसवदा जो कि 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक था, उसमें भी ये कोशिश की गई थी कि इसमें तरमीम लाई जाए और इसको कहीं ना कहीं जो एक महदूद इसको कर दिया जाए। तो इस हवाले से जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब का जो आज का जो एक तफसीली जो फ़ैसला है, उसके अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें मालूमात तक रसाई जो है वो तो एक अहम कंपोनेंट है उसका,
कि मालूमात तक रसाई जो है वो एक आम शहरी का हक है और आर्टिकल 19 वो हक देता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मालूमात तक रसाई के लिए बजाय किसी को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और मालूमात इतनी ओपन होनी चाहिए, और यहाँ पर मालूमात पर कदगनें लगाई जाती हैं जो कि मुनासिब नहीं है। और इस हवाले से जैसा कि एक डेमोक्रेटिक माशरा हो और वहाँ पर आप फिर जमहूरी रवायात के इक़दार की बातें कर रहे हों, तो वहाँ पर फिर आप मालूमात तक रसाई को जो है किसी तरीके से रोक नहीं सकते, क्योंकि मालूमात तक रसाई जो है वो एक एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने में भी मदद देती है कि आप पे एक चेक एंड बैलेंस इस हवाले से रहता है कि आप मालूमात तक आम लोगों को जब रसाई देते हैं या बिलखसूस जिसकी रिक्वायरमेंट हो उसको वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त दी जाती है, तो उसमें फिर एक चेक एंड बैलेंस का भी पहलू जो है वो सामने रहता है। तो उस हवाले से जो बुनियादी हकूक़ हैं वो आइन में दर्ज हैं, उनको किसी तरह से जो है वो उस पर चाहे वो यहाँ के मकामी कानून साज हों या लेजिस्लेटर्स हों, वो कोई नहीं चाहेगा कि उसके अंदर कोई कदगन आए। और इसी तरह से जो जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं उनकी तरफ से भी ये बात वाज़े कर दी गई है। तो मेरा भी यही नुक्ता है कि जो आज़ादी है, आज़ादी इज़हार राय, वो उसका जो आइन में तरीक़ाकार दर्ज है उसके मुताबिक उसको प्रैक्टिस करने की भी खुली इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब फैसल रहमान साहब, दूसरी जानिब हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अब आपके इल्म है कि वो जजेस की तादाद 17 से 23 करने की बात की जा रही है, तो इस पर उन्होंने कमेंट किया कि आप 23 से 24 कर दें भले जजेस की तादाद, लेकिन हम 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं। एक तो आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक ये मुअस्सर होगा ये जब चैलेंज किया जाएगा इसको, और इसके साथ साथ अब दूसरी जानिब हम देख रहे हैं हुकूमत तो इससे अगले कदम यानी 27वीं आईनी तरमीम की गूंज भी हमें सुनाई दे रही है। दो चीजें, पहले तो बात करेंगे ना 26 जो अमेंडमेंट हुई है, तरमीम जो हुई है 26वीं, वो उसके पीछे क्या महरक़ात थे, वजह क्या थी, इतनी जल्दबाजी में आपके सामने हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही हुआ या गलत हुआ है, इसका प्रोसीजर आप देखें किस तरीक़ेकार से हुआ, कितनी जल्दबाजी में हुआ, और इसके पीछे क्या उनके पोशीदा आप समझ लें कि क्या हो सकते हैं उसके पीछे जो अज़ाइम, मैं तो ये वर्ड यूज करूंगा। तो उसमें आपके सामने यह साफ था कि जनाब ऑब्वियसली अगर हम कहते हैं ना कि जजेस के बीच में या इस इंस्टीट्यूशन के बीच में एक डिवीजन है, इसी वजह से डिवीजन है। ये जो हुकूमत कर रही है सारा कुछ हो रहा है, 17 हो या 27 हो या 37 हो, इट रियली वोंट मेक एनी डिफरेंस। बेसिक ये है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है फ्रॉम अ सर्टेन ग्रुप इट हैज टू बी टेकन अवे, और एक और ग्रुप अपनी मर्जी का, जिसमें जिस तरीके से वो लोग होंगे, जो कमेटियां बनेंगी, जिस तरीके से उसमें एडजुटेंट जनरल का रोल होगा या उसमें मिसाल के तौर पे मिनिस्टर ऑफ लॉ का रोल होगा, उनकी वेटेज क्या होगी, ताकि उस चीज को बैलेंस आउट किया जा सके इन द फेवर ऑफ द करंट गवर्नमेंट। करंट 27वीं के बारे में तो ये है कि मौलाना साहब ने भी फरमा दिया उस दिन बड़ी क्लियरली कि भाई किसी का बाप भी करके नहीं दिखा सकता। तो लेट्स सी 27वीं करेंगे, क्योंकि उसमें काफी सारे फ्लॉज रह गए थे। उस जल्दबाजी के अंदर जो ड्राफ्ट बना है उसके अंदर काफी सारे फ्लॉज, इफ्स एंड बट्स, जो आपको पता है कानूनी लैंग्वेज एक बड़ी टेक्निकल चीज होती है, एक एक इफ, कॉमा, बट, फुल स्टॉप, यू नो, सेमीकोलन्स एंड एवरीथिंग, नो, इनका बहुत एक वेटेज होता है। सलमान अकरम राजा बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली दिस इज देयर राइट एंड दे शुड, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये किस लिए किया गया है, इसमें क्या तरीकाकार किया गया और क्या क्या होगा। एक तरीका चल रहा था एक चीफ जस्टिस का बड़ा स्मूथली, चाहे वो 17 दिन के लिए कोई बन रहा है, चाहे वो 4 साल के लिए बन रहा है, एक प्रोसेस था। मुल्क तबाह नहीं होता, याद रखिएगा मेरे भाई, इदारे तबाह होते हैं जिसकी वजह से मुल्क तबाह होता है। अगर आप इजाजत दें एक छोटा सा कमेंट कर दूं, क्योंकि मुझे कुछ जो साहब बात कर रहे थे मैं सुन सकता था, तो मैं चाहूंगा एक छोटा, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। सवाल ये नहीं है कि काजी फायज ईसा साहब के साथ क्या हो रहा है और क्या होगा, ये तो जैनल बाजवा के साथ भी हुआ, मियां साहब के साथ हर रोज होता है, ये होगा। सवाल ये है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि क्यों हो रहा है। और हम कोई दुनिया की वो बहुत बड़ी कोई जमहूरियत क्या है, इस मुल्क में क्या जमहूरियत है? Is this what you call democracy? No, sir. This is not democracy. ये बिल्कुल उस बहस से निकल जाए कि जनाब डेमोक्रेसी है उन ममालिक में जहां नजर आ रही है, जहां जमहूर का हक है, जहां फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां बात कर सकते हैं। आप कह रहे हैं जनाब इंटीरियर मिनिस्टर को कि हम इनके ये कर देंगे वो कर देंगे, किस किस के करोगे यार? तुम 1 मिलियन बंदा वहां पे आपका रहता है, सबके फारिग कर दोगे? मतलब आपका सवाल यही है, आपको सामने नजर आ रहे हैं ना, जो एहसास है वो तकरीबन हर बंदा जो बाहर है, मैं कहता हूं आप कंसेंसस में जाएं, आप देखिए होता क्या। ठीक, आप चलें भाई, एक बड़ा सवाल जो है वो आपने उठाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बुनियादी तौर पर सवाल ये है। इससे आगे बढ़ते हैं फरक साहब, एक तो जाहिर है ये सवाल है, इस पर अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ
आज जो गुफ्तगू 26वीं आईनी तरमीम को लेकर मौलाना फजलुर रहमान ने की, उन्होंने कहा ज़ाहिर है उसकी एक पूरी वजाहत दी कि 56 से हम 22 पे लाए, और अगर हम ना लाते, हम वोट ना देते तो फिर 11 अराकीन जो है वो हुकूमत ने ख़रीद रखे थे। तो ये तो एक बड़ी बात की है मौलाना साहब ने। आप क्या समझते हैं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान का जो किरदार है इस 26वीं आईनी तरमीम में, इसको तारीख किस तरह से याद रखेगी, और क्या वो आइन को तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं? जी फरक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, फरक साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। जी मैं नौशाद साहब यही सवाल आपके सामने रखता हूँ। मौलाना साहब की आपने यकीनन गुफ्तगू सुनी है, क्या जो वो बात कर रहे हैं और जिन तहफ़्फ़ुज़ात का भी वो इजहार पहले भी करते रहे, अब भी उन्होंने वजह बताई है कि क्यों उन्होंने वोट दिया, वो आपके सामने है, किस हद तक वो कामयाब हैं या नाकाम है? मैं इसका जवाब आपको जरूर देता हूं, लेकिन चूंकि शायद मुझे लगा ऐसे कि मुझे मेरी किसी बात के ऊपर कमेंट किया गया, तो मुझे चूंकि नाम नहीं मालूम जिन्होंने किया है, फैसल रहमान साहब मैं सिर्फ ये कहना, जी। फैसल साहब को मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने तो बता दिया था कि ऐसा क्यों हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि ये जिस सियासी जमात के जो ये कारकुन हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ये तरबियत उनके जो लीडर ने की है उनकी, और इसी तरबियत की वजह से आज ये सारा मेरे कुछ हो रहा है। ये जो भी साहब हैं, चाहे वो काजी फैज़ ईसा हैं, चलिए चाहे वो वो कंप्लीट कर लें फैसल, ये उनके करतूतों की वजह से हो रहा है। कर लूं फैसल नौशाद साहब कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपसे आपका कमेंट लेता हूं। बिल्कुल ठीक है जी नौशाद साहब, कंटिन्यू बात कीजिए। ये है, फर्ज कर लेते हैं कि कादी साहब ने कोई गलत काम किया है, या कादी साहब बतौर चीफ जस्टिस उनके किसी फैसले से किसी को एतराज है। क्या फैसल साहब ये समझते हैं कि ये तरीकाकार है किसी को जवाब देने का, या उसके किए के मामलात के ऊपर मामलात को आगे बढ़ाने का? क्या दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में ये तरीकाकार अपनाया जाता है? क्या आपने कभी बरतानिया के अंदर इन लोगों को वहां बरतानवी हुकूमत के खिलाफ कुछ करते, या इस तरह की ट्वीट्स करते, या इस तरह का सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते देखा है? क्या ये कर सकते हैं? क्या ये अमेरिका के अंदर ऐसा कर सकते हैं? बरतानिया के अंदर आपने नहीं देखा कि जिन लोगों ने ये सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाई थी, कितने दिनों में उनको सजा दी गई, और उनको किस किस सतह की सजाएं हुई? क्या आपने कैपिटल हिल के मामलात नहीं देखे थे? क्या वहां पे इस तरह के कानून की इजाजत है कि वो ये सारा कुछ करते फिरे? बात ये है, आप बात को, मैंने जो बात कही थी कि मेरा और आपका इख्तलाफ अपनी जगह है, वो हो सकता है, और उसको उस इख्तलाफ करने की भी कोई तौर तरीके, कोई उसके कोई जिसे कहते हैं ना, को मॉरल, को एथिक्स, को चीजें होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जिस तरह की आप मुझे बात बता रहे हैं, अगर इस पे अमल करना शुरू कर दें, तो मोहतरम ये बात याद रखिए कि जितने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलते हैं, उससे कहीं ज्यादा वोट दीगर जमातों को भी मिले हैं, उनके भी फॉलोअर्स मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उनके कोई फॉलोअर नहीं है। सो अगर ये मामला, इसकी खुली इजाजत दे दी गई, तो आपको हर सड़क, हर गली, हर चौराहे के ऊपर जो है ना, वो ये लड़ाई झगड़ा नजर आएगा, एनार्की नजर आ जाएगी। इसी मामले के लिए कानून बनाए जाते हैं, और कानून के मुताबिक मामलात को आगे चलाया जाता है। अब अगर आप मुझसे मौलाना साहब की बात करेंगे तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। फैसल साहब को अगर आप जवाब लेना चाहते हैं जी, मेरे ख्याल में अगर वो पहले जवाब दे देते हैं फैसल साहब से, फिर आपने बात की जमहूरियत की, सिस्टम की, मैच्योरिटी की। आज बजट पेश हुआ बरतानिया में, ठीक है सर, मैंने पूरे का पूरा वो एक उसकी हियरिंग देखी, बड़ा लंबा चौड़ा और बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन बातें, मुल्क के लिए क्या बेहतर है, ये होती है जमहूरियत। आप अपना बजट देख लें सर, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं अब इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जमहूरियत ही है, तो फिर ये 10 सेकंड मुझे भी दीजिएगा इस बात का जवाब देने का, कि क्या अगर कोई शख्स जो है वो बहुत अच्छा है, इसका मकसद ये है कि मैं अपने आप को बहुत खराब कर लूं, या मुझे उसकी तकलीद करके उस सतह तक पहुंचना है जिसको अच्छे का लेवल कहा जा रहा है? तो क्या हमें वो बजट उस तरह से पेश करना चाहिए, या उस तरह से पेश करना चाहिए जिस तरह से पेश किया जाता है? तो जब उस तरह से पेश किया जाता है जिस तरह पाकिस्तान में किया जाता है, तो हम उस पर तनकीद करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस बजट पेश करने के तरीके को मजीद खराब कर लिया जाए, लोगों के हाथ में गने पकड़ा दी जाए, या लोगों के हाथ में जूते पकड़ा दिए, जो हम असेंबली में देख रहे हैं कि वो एक जमात की तरफ से ज्यादा आता है, तो उसकी तरफ से जूते पकड़ा के लोगों पर जूते बरसाए जाए। नहीं, हमें बरतानिया के अंदाज के अंदर जमहूरियत करनी है। उस जमहूरियत तक करने के लिए हमें उतनी मैच्योरिटी भी हासिल करनी है, हमें उस तरफ बढ़ना है, उसको लाइंस पर आगे बढ़ना है। पहले आइए ना सर, तारीख में अगर आप जाएं तो मैं सन 1999 से कवर किया है मैंने एक बजट डिटेल में, और आप मुझे उस फिर छोड़ दें, फिर पीपल्स पार्टी क्या करती थी या नून लीग क्या करती थी, तो दो बड़ी जमातें यही थी ना। तो चले, मेरे ख्याल में नौशाद साहब आपका भी एक पॉइंट है, ये इख्तिलाफ बरकरार रहेगा। गलत चले जाएं,
मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर पीपल्स पार्टी ने नौशाद गलत साहब, किया या मुस्लिम लीग नून ने किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती दर गलती करते चले जाएं। आप तो बरतानिया की मिसाल नहीं, इसलिए आप दे रहे इम्प्रूव हैं करने कि की वो बात कर अच्छे रहे हैं। तरीके से हों, तो ठीक है, उसको हम इम्प्रूव सपोर्ट और प्रमोट करेंगे ना कि उस अमल को प्रमोट करेंगे जो कि इसको बुराई की तरफ ले जाए। चलें, आप कहते हैं सिस्टम को इंप्रूव होना चाहिए। अब नौशाद साहब क्विकली प्लीज ये मौलाना साहब वाला भी जवाब दे दें, फिर आगे बढ़ते हैं जी। जी देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने जो किरदार अदा किया है कि एक पार्लिमानी पर्सपेक्टिव के अंदर आप देखें तो उनकी जमात ने वही किरदार अदा किया है जो वो समझते थे कि ये दुरुस्त है। अब मामला ये है कि ये किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में दुरुस्त है या नहीं है, या हुकूमत की नजर में दुरुस्त है या नहीं है, ये एक डिबेट अलग है। हर बंदे का अपना एक राय होती है, एक मौकफ होता है। मेरी नजर में अगर उन्होंने 56 तरामीम से 26 तरामीम हुई हैं तो कोई 20-30-32 तरामीम ऐसी थी जिनके ऊपर उनको इख्तलाफ था और बाकी जमातें उस पर एग्री नहीं कर रही थी, तो ही वो नहीं आई। और बाकी जमातें साथ मिलकर अगर ये एक जमात के अलावा बाकी तमाम जमातों ने इस पर कंसेंसस किया है तो ये बेहतर ही हुआ होगा। अब मामला है कि जी इसके अंदर कोई कमी कोताही रह गई है, उसके लिए अगली 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। उसमें मिलिट्री कोर्ट वाली भी बात आएगी। अगर कोई उसकी मुखालफत करता है तो मेजॉरिटी के साथ अगर कोई उसको पास करवा लेता है तो ठीक है। और ये टाइम फ्रेम भी कोई ऐसी चीज नहीं होती कि अगर हमने किसी एक चीज के लिए 8 माह लगाए थे तो अब अगली के लिए भी हम 8 माह ही लगाएंगे तो वो ठीक दुरुस्त साबित होगी। असल में आप जो तरमीम करते हैं उसका जो नताइज आते हैं उससे पता चलता है कि वो ठीक है या गलत है। और दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज कीजिए ये दुरुस्त नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो इसकी मुखालिफ मौकफ रखने वाली जमातें हैं, जब उनकी हुकूमत आएगी वो इसको कर ले। मैं आज आपको चैलेंज करके कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उनकी हुकूमत आ गई तो वो अगर ये रह गई ये वाली तरमीम और उनकी हुकूमत आ गई, वो कभी इस तरमीम को खत्म नहीं करेंगे। चले ठीक है, आपका एक पॉइंट है, ये आ गया। जावेद, आप क्या समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम अदलिया के निज़ाम की वजह 26वीं आईनी तरमीम भी ज़ाहिर है उसी के गिर्द घूम रही है, 27वीं की बात भी उसी पे आ रही है। आज आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती का केस था तो उसमें आपने जब मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क सुने एटीसी जज अबुल हसनात के हवाले से, तो आपने यकीनन सुना ने कहा ये किस तरह के जज हैं, वो फ़ौरन ज़मानत दे देते हैं फिर वापस ले लेते हैं। इस तरह के तल्ख रिमार्क्स भी उनके सामने आए हैं, हम उनको रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस नौयत की जो तकसीम अदलिया के जजेस के दरमियान हमें दिखाई दे रही है, क्या ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पहले इसकी इस्लाहत की जाए और सूरत हाल को बेहतर किया जाए कि अदलिया जो है अपने पाँव पर खड़ी हो? देखें एतजाज़, एक तो बात यह है कि जो ये एक रवैया जो अदलिया और लोअर कोर्ट्स की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से जो आज जज साहब की तरफ से जो रिमार्क्स और ये जो इल्ज़ामात जो है सामने आए हैं, ये माजी में भी 3 या 4 ऐसे इल्ज़ामात उन पर मौजूद हैं जो एटीसी के जज हैं अबुल हसनात साहब उन पर, और पहले से 2 हाई कोर्ट के जजेस ने MIT को पहले से लिखा हुआ था कि इन जज साहब को जो है वहाँ से रिमूव किया जाए, हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इसकी जो बड़ी वजह है वो यही कि ये ATC के जो जज साहब हैं वो बग़ैर मांगे ही रिमांड जो है वो अता कर देते हैं, और चाहे शाम हो या रात हो, किसी वक्त भी जब आपको किसी मुल्ज़िम को पेश किया जाए तो वो फौरी तौर पर उसका रिमांड दे देते हैं। और हमें ये बताया गया है कि जो हमारे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि पुलिस भी बहुत तंग है इस रिमांड से कि वो 80-80, 90-90 मुल्ज़िमान के रिमांड जो है वो 8-8 दिन के दे देते हैं, और फिर पुलिस को उनको रखना जो है वो मुहाल हो जाता है। जबकि जुडिशल रिमांड दे दिया जाए तो चले उनको जेल में भिजवा दिया जाए, लेकिन जो फ़िज़िकल रिमांड है उस पर तो फिर आपको पता है कि पुलिस लाइन और दीगर जो इनके पास जो पुलिस के रह जाते हैं इलाके, वहीं पर ले जाया जा सकता है। तो इस तरह की शिकायत भी हैं, और साथ ही साथ जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 4-5 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। अब वजह यह है कि ये जज साहब इसके बावजूद भी, इन तमाम तर शिकायत के बावजूद भी अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं, और इसकी क्या वजह है वो वजूहात भी हाई कोर्ट के जजेस ने बता दी है। और कल जो उस पर एक वजाहत मांगी गई है, अब देखें उस पर क्या वो वजाहत देते हैं। और जो रवैया है उसमें कुछ जजेस के जो रवैये तब्दील दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये भी इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि शायद कोई बड़ी तब्दीली रूनमा हुई अदलिया के अंदर, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें कुछ इंडिपेंडेंट दिखाई दे रही हैं। तो वो मुहरिकात भी इसके पीछे हैं। अब देखना ही होगा कि जो ATC के जज हैं उनके अब मुस्तकबिल में क्या वो कंटिन्यू करते हैं। ये अब कल तक हो सकता है ये फ़ैसला हो जाए, क्योंकि उनके कंडक्ट पे जो है वो बहुत सारे सवालात उठा दिए गए हैं। और होना तो ये चाहिए कि एक जज जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, और जो इंसाफ की बात वो करते हैं तो उसके मुताबिक फ़ैसले भी होने चाहिए, ना कि ये तासुर दिया जाए कि
वाकई कोई पीछे महरिकात ऐसे या ताने बाने कहीं जाके जुड़ते हैं कि किसी से इन्फ्लुएंस लेके फैसले किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले जो बात हो रही थी काजी फायज ईसा साहब की एतजाज़ में भी इस पर कुछ बात करना चाहूँगा कि 2017 के बाद जो पनामा केस आया था, क्या फ़ैसला आया था, उसके बाद थोड़ा उस तरफ जाके आप सोशल मीडिया को एक बार उस वक्त की जो पोस्टिंग है वो उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जस्टिस काजी जैसे जस्टिस साकिब निसार थे, उनके खिलाफ एक किस तरीके से लीथल किस्म की कैंपेन चलाई गई थी और उनके फैसलों को इसी तरह से डिनाई भी किया गया। उनके खिलाफ भी पब्लिकली जो है इसी तरह के रवैये इख्तियार किए गए। और ये सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि माजी करीब में हमने देखा कि एक सियासी जमात के रहनुमाओं ने सियासी जो जलसे थे वहाँ पर बैनर्स पे जजेस की तस्वीरें आवेज़ा करके वहाँ पर उनके खिलाफ एक खुली कैंपेन चलाई। उस वक्त सिस्टम ने कुछ नहीं किया और उनकी डिफेंस के लिए कोई सामने नहीं आया। और ये जजेस के खिलाफ ये हर जमात जिसके खिलाफ कोई फैसले आ रहे होते हैं वो उसके खिलाफ एक नैरेटिव बना रही होती है, तो मकसद ये कैंपेन चलाई जाती है। ठीक है, तो जिसके खिलाफ ये एक यहाँ पे जी सिलसिला, इस पे मजीद भी बिल्कुल यकीनन आपके अगर दीगर भी कमेंट्स इस पे बात करते हैं। मुझे चूंकि अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम इस पे जो है वो मजीद सूरत हाल पे जो इस वक्त दरिया के बारे में उस पर भी बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत का भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और फैसल रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं, आज शेर अफजल मरवत ने बानी पीटीआई से मुलाकात की और गुफ्तगू के बाद उन्होंने जब जो वाज़ेह तौर पर उन्होंने बात की कि उन्होंने जो मुलाकात के बाद बात की, वो ये कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ से उनकी बात हुई है, एहतजाज की जो सियासत थी बिलखसूस अली अमीर गड्ढापुर जो है वो हिकमत अमली नहीं बना पाए। अब एक नई कमेटी बनाई जाएगी एहतजाजों के हवाले से और शेर अफजल मरवत भी उसका हिस्सा होंगे। ये सारा बैकग्राउंड आपके इल्म में है, आप क्या समझते हैं कि अब क्या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की क़यादत में या उनके कमेटी के मेंबर होने की सूरत में ज़्यादा मौसर एहतजाज कर पाएगी? मैं आपसे दो बातें पूछता हूँ। एक, मुझे बताइए कि आपने बैरिस्टर गौहर का या शेर मरवत साहब का नाम कब सुना? अभी रिसेंटली ना, कोई इनकी मुझे हिस्ट्री नहीं मिलती, कोई पॉलिटिकल मुझे इनका बैकग्राउंड नहीं मिलता, मुझे कोई बहुत ज्यादा नोन ये वो लोग भी नहीं है कि बड़े लॉयर्स हों जैसे एजाज एहसन साहब थे या असमा जहांगीर साहिबा थी। एक कैलिबर होता है। बात यह है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिविजन विद इन द रैंक्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कभी ये कहते हैं जनाब के फवाद चौधरी साहब को चाहत फतेह अली साहब के साथ जाके तो तबला सीखना चाहिए। बात ये होती है कि जिस टाइम पे जो शख्स इस किस्म के बयानात दे रहा है वो बजाय के पार्टी का फेवर दे रहा है, पार्टी का वो बेड़ा गर्क कर रहा है। ठीक है, नौशाद अली साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब ने एक निजी टीवी शो में भी ये बात की है कि हमें पाकिस्तान से नून के साथ भी बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अब एक जानिब वो एहतजाज कर रहे हैं इसी हुकूमत के खिलाफ और फिर जो अग्रेसिव पॉलिसी पीटीआई की रही है वो भी आपके सामने है, लेकिन आज मुलाकात के बाद उनका ये बात करना, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली क्या दिखाई दे रही है? देखिए, अली अमीन गड्ढापुर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस की हलफबरदारी में गए थे ना, वो इसीलिए गए थे कि ये जाना चाहिए। इसी तरह से ये जो अभी हमारे दोस्त कह रहे थे ना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सियासत को सियासत के अंदाज से करना चाहिए। आप देखिए कि एक जमाना था जब कहा जाता था कि शरीफ खानदान का नामो निशान मिट जाएगा, जरदारी जो है वो कभी वापस नहीं आ सकेंगे इस मुल्क के अंदर, जब ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया था। अब मामला ये है कि अगर आप इस मामले को बढ़ाकर और आपस में कन्फ्रंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं रहता कि आप उन मामलात की तरफ जाएं जो एक्चुअली इस मुल्क को, इस कौम को और हमारी जरूरत है। आप उलझा कर, ये बात ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मसला है, सबसे बड़ा मसला ये भी है कि असल में उनकी जो पजीराई है या उनका जो वोटर है वो इन्हीं जो बुलंदबांग दावे और जो स्टेटमेंट्स और जो इस तरह का मिजाज है उसी को पसंद किया गया और उसकी वजह से उनकी एक वोट बैंक बना है। अब मामला ये है कि इसी वजह से मैं कहता हूं कि बानी जो तहरीक इंसाफ हैं वो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं जो आज ट्रांसलेट भी हो रहे हैं और उसके मसाइल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसी की वजह से पार्टी के अंदर जो गुफ्तगू होती है वो भी बड़ी अजीबो गरीब होती है और फिर जब वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में होती आम आदमी तक पहुंचती है तो उसको बात का बतंगड़ बन चुका होता है। ये जो तकसीम है, ये इमरान खान साहब जब बतौर वजीर आजम
इस मुल्क में मौजूद थे, बतौर वजीर आजम काम कर रहे थे, तब भी ये तकसीम हमें इनके रैंक्स में नजर आती थी, बहुत विजिबल नहीं थी लेकिन मौजूद थी। अब मसला ये है कि वो चूंकि ऊपर उनके लीडर बंद हैं, इस वक्त जेल में हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो जाके जिस तरह की कहानी सुनाता है वैसा जवाब लेकर आता है, और हर एक की कोशिश ये है कि सारा कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए। आप देख लीजिए, ये अभी जो मोहतरमा गई है वहां पर KPK में, वहां भी फाइल पैदा हो रहे हैं, और ये जो लॉयर्स ग्रुप है इसका अपना एक सिस्टम है, यानी इनके लिए अपनी एक मामलात हैं। ये जो अभी बता रहे थे हमारे दोस्त के, हर बंदा वजीर आजम बनना चाहता है। सही है, तो यही सूरत हाल है। नहीं, आइंदा की हिकमत अमली आपको क्या यही दिखाई दे रही है कि एक जानिब ज़ाहिर है हुकूमत भी इल्जाम आयद कर रही है ना कि डील हो रही है। एक बात मुझे जी एक बात मुझे कर लेने दीजिए। ये जो अभी मियां गुल औरंगजेब साहब, हसन गुल औरंगजेब साहब, ये शाहिद साहब ने ये बात कही, मैं एक दिमाग में मेरे ख्याल जरूर आया कि अगर ये साहब जिनके खिलाफ उन्होंने बात की, वैसे करनी नहीं चाहिए, वो उनको जो ऑफिस का काम है वो ऑफिस प्रोसीजर के तहत ही करना चाहिए, लेकिन बाहर अगर उन्होंने की है वो बेहतर जानते होंगे। अगर ये जो हसनात साहब हैं वो बगैर मांगे रिमांड दे देते हैं तो ये गलत है, ठीक है, ये शायद साहब इससे एग्री करेंगे। तो जो इत्तेहाद, सुन्नी इत्तेहाद के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दे दी गई थी बगैर मांगे, वो भी तो फिर गलत होगा ना। तो इसलिए प्रे जो हो उसके अगेंस्ट फैसला होना चाहिए। ये इस बात को सामने रखें तो फिर जो है वो मामलात को आगे बढ़ सकते हैं। जब ये हर मामला ये तमाम सियासी जमातें करती हैं, इस बात से भी मैं शाहिद साहब से एग्री करता हूं कि जब जज अपनी मर्जी के फैसले ना आए तो ये नहीं है कि सिर्फ एक जमात कर रही है, तमाम सियासी जमातें करते हैं, अपनी अपनी बिसात और अपने अपने तरीकेकार के मुताबिक करते हैं। अब सोशल मीडिया पे चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रोल, चीजें जरा ज्यादा हैं, तो वो उतना ही ब्लंटली करते हैं, जिसका नुकसान पार्टी को मुसलसल हो रहा है। 9 मई का वाकया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में नहीं गया, नुकसान में गया है, और उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है वो उनके सियासी जमात के नुकसान में। ठीक है, जावेद साहब ये बात कर रहे थे, जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जावेद साहब, इस पे यकीनन उन्होंने अभी एग्री किया है, अभी नौशाद साहब ने भी आपकी जो पहले कमेंट था, लेकिन थोड़े आगे बढ़ें, थोड़ा आवाम की बात करें, इस वक्त परफॉर्मेंस की बात करें अगर हुकूमत की, तो बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने आज जो है वो नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रखा। बहुत अच्छा इकदाम है अगर ये पाया तकमील तक पहुंच जाता है और आम आदमी को सस्ता इलाज जो है वो मैसर होता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ज़ाहिर है इस वक्त अपोजिशन की जानिब से, बिलखसूस PTI की जानिब से, खुद मुस्लिम लीग नून पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ये तो अपने ऐसा अस्पताल नहीं बना सके कि अपने मुल्क में अपना इलाज करवा सके, और अब भी उनका जो है ये ऐलान ऐसे वक्त में आया जब मियाँ साहब ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हुए हैं। जी एतजाज़, ये सवाल तो आपका बिल्कुल जायज़ है, और इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर हॉस्पिटल जैसे उन्होंने इंस्टीट्यूट जो है वो कायम करने की बुनियाद रखी है, तो एक तो नाम पे ही हम पहले भी हम देखते रहे कि ये जो नाम और तशहीर है ये मुनासिब नहीं लगती कि आप अपने नामों से ही मंसूब उसे कर दें, और दूसरी जानिब क्योंकि सरकार उसे बना रही है, गवर्नमेंट के पैसे से वो बन रहा है, तो फिर उसको आप डेडिकेट करें किसी और तरीके से, किसी और के नाम कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब जो आपका सवाल है कि मियाँ साहब खुद अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं, आज तक तो ये समझ नहीं आ सकी कि मियाँ साहब का जो बीमारी है या डॉक्टर्स ने जो डायग्नोज किया था वो है क्या मसला, जिसका इलाज अमेरिका में भी अब होना है, उससे पहले लंदन में भी होता रहा, और उनके जो मुस्तकिल एक मौलिज हैं वो साथ ही रहते हैं। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं इलाज से मुतालिक भी, फिर उस तरफ जो है वो डुअल स्टैंडर्ड्स जो है वो उसको जाहिर करते हैं कि आप एक तरफ अपना इलाज जो है वो बैरून मुल्क से करवाते हैं और फिर लोगों को कायल करते हैं कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ पर अपना इलाज नहीं करवाते। तो होना तो ऐसे ही चाहिए कि पाकिस्तान में रह के आप अपना इलाज करवाएं, और यहीं पर जो है वो ऐसे इदारे भी कायम किए जाएँ जो कि बैनुल अक़वामी सतह के हों और वहाँ पर वो इलाज भी होते हों। तो इसके लिए ज़रूरी था। और दूसरी जानिब जैसा कि CM पंजाब ने एक और बात भी की आज कि उन्होंने अपनी वालदा, जैसे उनकी वालदा जो है वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हुई और फिर वो इंतकाल कर गई थी, तो उस तनाजुर में उन्होंने ये बनाया। तो ऐसा होता कि शरीफ ख़ानदान अपने पैसे से अगर ये हॉस्पिटल ख़ुद तैयार कर लेता और एक आवाम की जो पब्लिक मनी है उससे एक और हॉस्पिटल किसी और इलाके में कायम कर दिया जाता, तो उससे फैसिलिटी जो है वो दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाती, ज़्यादा बेहतर हो जाता, और भी इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सकते। तो इसमें जो अपनी तकलीद और अपना जो तशहीर करने का जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका मामला जो है वो मैसेज नहीं देता। अच्छा फैसल रहमान साहब, 1 मिनट रह गया, मैं आपसे जाते बस एक सवाल यही रखना चाहूँगा कि स्मोक का भी एक बड़ा मसला है लाहौर में, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? किसी भी हुकूमत से, वैसे सूबाई हुकूमत से ये मामला नहीं संभल पाया और कोई ऐसा मंसूबा भी नहीं है जो इस हवाले से इकदाम किए जा सके।
देखें जी, थोड़ा सा मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला। जी इस वक्त लाहौर इज कंसिडर्ड टू बी वन क्या टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है। 708 AQI है इसका, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कहते हैं जी 30% आता है जी आपका इंडिया से, तो बाकी 70% तो आपका खुद किया कराया है ना। पूरी की पूरी कोई प्लानिंग नहीं है, आपने दरख्त काट दिए हैं, आपने हाउसिंग अथॉरिटीज वेदर इट्स DHA और अदरवाइज इंडिया के बॉर्डर तक आप ले गए। ठीक है जी, इसमें इंडिया का कसूर है या हमारा, हमें खुद फैसला करना है। दरख्त काटे गए, बागात काटे गए और वो कमर्शियल प्लॉटिंग हो गई। आपने ऑरेंज ट्रेन बनाया, पूरे शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया जस्ट बिकॉज कि वो $2.5-3 बिलियन का प्रोजेक्ट था। मुझे नहीं पता उसकी जरूरत थी या नहीं थी, अलबत्ता आपने किया। आपने इस शहर की बर्बादी का खुद आप जिम्मेदार है। खुद पोल्यूशन, बिल्कुल सही। और किसी के स्कूल पास चंद अभी बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, लोगों को दफ्तरों की छुट्टी दे देंगे। इससे स्मॉग कंट्रोल, इज दिस द सॉल्यूशन? देखें जी, बात किसी ये के है कि ये पास कोई बहुत बड़ा पॉलिसी मसला है नहीं और है। दोनों यकीनन एक फैसल, बात सॉरी, मुझे वक्त अच्छी बिल्कुल लगी, खत्म हो पहले गया जी। वक्त खत्म हो गया, वरना यकीनन आपके मज़े गुफ्तगू सुनते। इसी के साथ ही ये बड़ा ज़रूरी है कि स्मोक हो या इस किस्म की जो सूरत हाल, बिलखुसूस लाहौर में स्मोक की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी तौर पर हिकमत अमली जो है वो मुरतब की जाए। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।